So now we have advantages or applications of eddy currents. तो एडी करंट्स की एडवांटेजेस या एप्लीकेशन, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है एडी करंट्स की, दिस कंसेप्ट इन योर डेड बीट गल्वेनोमीटर। तो हम ये जो कंसेप्ट है वो डेड बीट गल्वेनोमीटर में यूज़ करते हैं। अब डेड बीट गल्वेनोमीटर याद है, हमने गल्वेनोमीटर पढ़ा था और गल्वेनोमीटर में हमने ये पढ़ा था कि जो हमने गल्वेनोमीटर स्टडी किया था उसमें हमने क्या किया था, एक कॉइल ली थी। उस कॉइल के अंदर जब करंट फ्लो करता है इन एक्सटर्नल फील्ड तो टॉर्क लगती है। वो जो टॉर्क है दैट वाज इक्वल टू योर एन बी ए साइन ऑफ थीटा। हाँ जी, याद है ये, दैट वाज इक्वल टू एन इंटू आई इंटू बी ए साइन ऑफ थीटा। तो ये हमारा टॉर्क था और फिर थीटा वहाँ पे 90 था, तो एन आई बी इंटू ए, ये हमारा गिवन टॉर्क था जो हमारे गिवन कॉइल में लगता था। और फिर जब ये टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्या था, रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो गया। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो था वो था कि स्प्रिंग लगा हुआ है। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या था कि स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग के अंदर जब वो स्प्रिंग घूमता है तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क आती है जो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वलेंट ऑपोजिट होती है। तो जब ये दोनों टॉर्क डिफ्लेक्टिंग और रिस्टोरिंग इक्वल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे आपकी जो गिवन कॉइल है वो रोटेट करना बंद हो जाएगी, और फिर वो एक डिफ्लेक्शन आएगी, और उस डिफ्लेक्शन से आपको क्या मिलेगा, उस डिफ्लेक्शन से आपको करंट मिलेगा। अब यहाँ पे हमने एक बात डिस्कस की थी, हमने वहाँ पे एक बात समझाई थी कि जब हमारी जो गिवन टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो करंट के कारण आई, और रिस्टोरिंग टॉर्क जहाँ पर इक्वल होंगे वहाँ पर ऑसिलेशन आनी चाहिए। ऑसिलेशन क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये आपके देखो, ये आपकी नीडल है, ये पॉइंटर है, ये ऐसे गया, यहाँ पे आके ये दोनों टॉर्क इक्वल हो गए। अब ये मोशन में था, मोशन में आके जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये रेस्ट पे नहीं है, ये पहले मोशन में है, और मोशन में यहाँ पे आके दोनों टॉर्क इक्वल हो गए। तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। यहाँ पे टॉर्क इक्वल हो गए पर बॉडी तो पहले मोशन में थी, तो ये पॉइंटर यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इसको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसे ऑसिलेट, ऐसे ऐसे करना चाहिए। ऑसिलेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जब पीछे से आ रहा था तो मोशन में था, और जहां पर दोनों टॉर्क इक्वल हुए वहां पे इसको वैसे रुकना चाहिए, पर क्योंकि मोशन में था दोनों टॉर्क इक्वल हो गए तो इक्विलिब्रियम आ गया, पर उस इक्विलिब्रियम के बाद भी वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। और हमने कहा था कि हम उसको ऑसिलेशन से रोकते हैं, और कैसे रोकते हैं वहां पे हमने एक बात लिखी थी कि वो जो हम कॉइल बनाते हैं उसको हम एक मेटालिक फ्रेम के ऊपर बनाते हैं, और वो फ्रेम इसलिए लेते हैं ताकि उसमें एडी करंट्स आए। वो फ्रेम क्यों लेते हैं? ताकि उसमें क्या आए, एडी करंट्स आए। क्योंकि जब ये ऐसे आके यहाँ पर आके ऑसिलेट करने लगेगा, जब ऑसिलेट करने लगेगा तो उसी टाइम इसके अंदर क्या आ जाएंगे, एडी करंट्स। और वो एडी करंट्स क्यों एडी करंट्स आएंगे? क्योंकि ये जो आपकी कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में है। किसमें है? मैग्नेटिक फील्ड में, तभी तो वो रोटेट कर रही है। और वो मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे आके ऑसिलेट करने लगेगी वहां पे एडी करंट्स आएंगे, और एडी करंट्स क्या करेंगे, इसको ऑसिलेट होने से रोक देंगे। और अगर वो ऑसिलेट होने से रोक देंगे तो आपका पॉइंटर यहाँ आके ऐसे रुक जाएगा, ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा, रुक जाएगा। अच्छा, अब वो क्योंकि रुक गया इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, डेड बीट। बीट का मतलब होता है पीरियोडिक मोशन। तो पॉइंटर ने पीरियोडिक मोशन करना था पर आपने उस पीरियोडिक मोशन को रोक दिया, तो वो हो गया डेड बीट गल्वेनोमीटर। तो डेड बीट गल्वेनोमीटर में आप वो ऑसिलेशन को कैसे रोकते हो, पॉइंटर की ऑसिलेशन को कैसे रोकते हो? बाय जनरेटिंग द एडी करंट्स। कैसे रोकते हो? बाय जनरेटिंग द एडी करंट्स। और एडी करंट्स कैसे जनरेट करते हो? विद द हेल्प ऑफ योर मेटालिक फ्रेम विच यू इंट्रोड्यूस, ऑन विच यू कॉइल द वायर। अपनी वायर को आप जिस फ्रेम पे कॉइल करते हो वो फ्रेम आप लेते ही इसीलिए हो ताकि उस फ्रेम में क्या आए, एडी करंट्स आए, और ये आपका जो गल्वेनोमीटर है उसके अंदर इक्विलिब्रियम पे ऑसिलेशंस ना हो। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज स्पीडोमीटर। तो अगर हम स्पीडोमीटर की बात करें तो जो हमारा स्पीडोमीटर है क्या होता है, ये आपका गिवन डिवाइस होता है जो आपके व्हीकल्स में लगा होता है, और इसका काम होता है आपको ये बताना
कि आपका जो गिवन व्हीकल है वो कितना फास्ट है राइट नाउ, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे बताता है? जब आप रेस देते हो तो आपके व्हील की रोटेशन फास्ट होती है, और जैसे ही आपकी व्हील की रोटेशन फास्ट होती है तो ऊपर जो स्पीडोमीटर आपको बताता है कि आप फास्ट हो गए। अब ये स्पीडोमीटर वर्क कैसे करता है? तो स्पीडोमीटर भी एडी करंट्स के ऊपर वर्क करता है। जो आपका व्हील है, व्हील, उस व्हील में एक एक्सेल के पास एक मैग्नेट लगा हुआ है। व्हील के पास, एक्सेल के पास क्या लगा हुआ है? एक मैग्नेट। और साथ में एक ड्रम है, एक एल्यूमिनियम का ड्रम है जो वहां पे फिट है। जैसे ही आपका व्हील फास्ट होता है तो जो मैग्नेट है उसकी रोटेशन भी फास्ट हो जाती है, और जैसे ही उस मैग्नेट की रोटेशन फास्ट होती है तो वो जो एल्यूमिनियम ड्रम है उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। और जब उस एल्यूमिनियम के ड्रम में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उस ड्रम के अंदर सर्कुलेटिंग करंट्स आते हैं। वो सर्कुलेटिंग करंट्स को आप वायर के थ्रू अपने स्पीडोमीटर को देते हो। स्पीडोमीटर एक गैल्वेनोमीटर है जिसमें जैसे ही करंट आएगा वो क्या करेगा? डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। और करंट ज्यादा कब होगा? जब सर्कुलेटिंग करंट ज्यादा होंगे। सर्कुलेटिंग करंट ज्यादा कब होंगे? जब फील्ड फास्ट चेंज होगी। फील्ड फास्ट कब चेंज होगी? जब व्हील ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो जब व्हील ज्यादा फास्ट हो जाएगा फील्ड ज्यादा चेंज होगी, ज्यादा सर्कुलेटिंग करंट आएंगे, ऊपर पॉइंटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करके कहेगा आप फास्ट हो। आप स्लो हो जाओगे तो फील्ड कम हो जाएगी, कम चेंज होगी तो चेंज तो हो रही है तो करंट आएगा पर वो कम आएगा तो पॉइंटर लेस डिफ्लेक्शन। आप रुक जाओगे, तो जैसे ही आप रुकोगे आपका जो गिवन व्हील है वो रोटेट करना बंद हो जाएगा। मैग्नेट ड्रम के पास है, मैग्नेटिज्म जरूर है लेकिन चेंज नहीं हो रही, तो एडी करंट्स नहीं आएंगे, तो पॉइंटर जीरो शो करे। तो ये आपका स्पीडोमीटर है। दिस इज हाउ योर स्पीडोमीटर विल वर्क। देन नेक्स्ट यू हैव योर इंडक्शन फर्नेस। अब इंडक्शन फर्नेस क्या है? इंडक्शन फर्नेस, फर्नेस का मतलब जहां पे हीट जनरेट होगी, और इतनी हीट जनरेट होगी कि आपका जो गिवन सब्सटेंस है वो मेल्ट कर जाए। अब हम इंडक्शन फर्नेस में क्या करते हैं? एक मेटल का हमारे पास लेट से ये पीस है, तो ये हमारा मेटल का पीस है। इस मेटल पीस को हम मेल्ट करना चाहते हैं, तो हम इस मेटल के पीस को क्या करते हैं? हम इस मेटल के पीस को एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम वेरी करते हैं विद टाइम। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम वेरी करते हैं विद टाइम, और इसको हम बहुत फास्ट वेरी करते हैं विद टाइम। बहुत फास्ट का मतलब कि ये जो dB/dt है ये बहुत लार्ज, बहुत ज़्यादा, बहुत लार्ज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो ये सरफेस, इस सरफेस में फील्ड के चेंज होने के कारण क्या होगा? सर्कुलेटिंग करंट ऐसे। और हमने क्या कहा था कि सर्कुलेटिंग करंट पूरी बॉडी में आएगा, पूरी बॉडी में ऐसे सर्कुलेटिंग करंट आएगा। तो इस पूरी बॉडी में ऐसे सर्कुलेटिंग, और इस पूरी बॉडी में ऐसे सर्कल 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 में करंट आएगा। अच्छा, बॉडी के अंदर कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, और जब करंट आएगा तो हीट आएगी, वो हीट आएगी आइस के राटी, और पूरी बॉडी के अंदर हीट आ जाएगी। और अगर आप इस आई को लार्ज कर दोगे तो हीट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी कि ये मटेरियल क्या करेगा? मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो एडी करंट्स हैं ये एक काम तो हमेशा ही करते हैं। आपके गिवन कंडक्टर को जब भी एडी करंट आते हैं, जब भी आते हैं आपके गिवन कंडक्टर को गर्म कर देते हैं। जब भी एडी करंट आएगा तो बॉडी के अंदर आएगा, बॉडी के अंदर सर्कल में आएगा। जब वो करंट आएगा बॉडी के अंदर तो बॉडी में रेजिस्टेंस है, तो वो आइस के राटी जितनी देर के लिए रहेगा उतनी अंदर हीट आती रहेगी, वो गर्म होता रहेगा। तो एडी करंट्स will always generate heat in a body. Due to eddy currents, heat is always generated in a body. और अगर वो हीट आप बहुत ज़्यादा जनरेट कर दोगे तो वो इंडक्शन फर्नेस, उसको कंट्रोल्ड फॉर्म में करोगे तो दैट इज इंडक्शन कुकिंग। कंट्रोल्ड फॉर्म में करोगे इंडक्शन कुकिंग। आपके पास इंडक्शन कुकर होते हैं, आजकल बहुत यूज़ होते हैं। वैसे प्लेट होती है, उसके ऊपर रखो, पीछे से आप करंट दो तो वो नीचे जो आपकी प्लेट है उसके अंदर मैग्नेटिज्म के चेंज होने के कारण हीट आती है, आपका फूड कुक होता है। तो हमारे पास ये इंडक्शन कुकिंग। फिर हमारे पास इंडक्टोथेरेमी। तो इंडक्टोथेरेमी क्या है कि हम
विद द हेल्प ऑफ एडी करंट्स हीट जनरेट करके बॉडी के जो टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनको हीट की ज़रूरत है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें, तो वो जो हीट है वो हम एडी करंट्स के हेल्प से बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज नोन एज योर इंडक्टोथेरेमी। तो ये सब हमारे एडवांटेजेस हैं। अच्छा, अब ये जो मैंने लास्ट में बातें की हैं इनमें एक चीज नजर आ रही है, हीट। अगर तो हीट आप खुद अपने काम के लिए जनरेट करो फिर तो ठीक है, पर एडी करंट जहां पे भी आएंगे वो अपने आप हीट लेके ही आएंगे, मतलब आप चाहो ना चाहो वो अपने आप वहां पे हीट लेके आएंगे, और जहां पे आप नहीं चाहते वहां पे उनकी हीट आने से एनर्जी लॉसेस होंगी, तो वो आपके डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। तो व्हाट आर योर डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट? तो डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट, तो डिसएडवांटेजेस का, इट ऑलवेज लीड टू अननेसेसरी हीट, मतलब हमेशा अननेसेसरी हीट जो है वो एडी करंट से आएगी। और देखो आपके पास सपोज आपने एक मशीन बनाई है, कोई मशीन बनाई, आपने कोई चीज़ बनाई, अब वो जो मशीन आपने बनाई है, लेटे से उस मशीन की आपने ये बॉडी बनाई है, अब ये जो बॉडी है ये मेटल की बॉडी है, उस मशीन में करंट फ्लो कर रहा है और लेटे से वो बदल रहा है, तो अगर वो बदल रहा है तो ये मशीन के बॉडी में भी वो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, और अगर बदलेगी तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग करंट आएगा, इससे बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो जाएगी, हीट, और वो हीट एनर्जी लॉस है, करंट के कारण ये हीट आ रही है, एनर्जी लॉस, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो आपकी जो एनर्जी लॉसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगी। प्लस इस गिवन मशीन को जब आपने बनाया, हो सकता है आपने वहाँ पे टेपिंग की हो, इंसुलेशन की हो, और जब हीट आएगी तो जहाँ जहाँ इंसुलेशन है वो मेल्ट हो सकती हैं, अगर वो मेल्ट होंगी तो वो डेंजरस हैजर्डस सिचुएशन में लीड कर सकती हैं, और नहीं तो कुछ तो वो अगर इंसुलेशंस निकल जाएंगी तो वो आपका जो गिवन मशीन है वो ख़राब हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि एडी करंट्स मान लिया कि जहाँ आप खुद जनरेट करवाओ वो तो काम के हैं, पर ये अपने आप हर जगह जनरेट होंगे, कहाँ पे, जहाँ पे भी बॉडी मोटी है, थिक है, कंडक्टिंग है, और फील्ड वहाँ पे चेंज कर रही, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कंडक्टर थिक है और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बदल रही है, ये करंट अपने आप वहाँ पे आ जाएंगे, और जब ये अपने आप आएंगे बिना आपके लाए तो वहाँ पे हीट, अननेसेसरी हीट करेंगे, अननेसेसरी हीट करने से आपका जो गिवन वो जो अपरेटस है वो एनर्जी लॉसेस ज़्यादा होने के कारण कम एफिशिएंसी देगा, और ये भी हो सकता है कि वो हीट अप होने से उसके अंदर उसकी वर्किंग जो है वो ख़राब हो जाए। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो अब इसको हम कैसे, एडी करंट्स को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो एडी करंट्स ख़त्म नहीं किए जा सकते, मिनिमाइज किए जा सकते हैं। ख़त्म इसलिए नहीं किए जा सकते क्योंकि जहाँ पे फील्ड वेरी कर रही है वो तो करेगी, क्योंकि वो वेरी इसलिए कर रही है क्योंकि वहाँ पे आपने जो भी बनाया था वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने पे ही काम कर रहा है, वो करेगी। और आप वहाँ पे जब कोई गिवन कनेक्शंस करोगे, बॉडी बनाओगे, तो ऑब्वियसली वो जो आपकी बॉडीज़ होंगी वो कंडक्टिंग भी होंगी, तो आप वहाँ पे एडी करंट्स को मिनिमाइज कर सकते हो, पर एडी करंट्स को आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट? तो हमारे पास देखो ये कि ये सॉलिड बॉडी है, और ये सॉलिड बॉडी जो है, इस सॉलिड बॉडी में ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे इंक्रीज कर रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये आपका सरफेस हो गया, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये एक्सटर्नल फील्ड जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड, बाहर की फील्ड आपकी ऐसे बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे सर्कुलेटिंग करंट, ऐसे गोल गोल घूमने वाला करंट आ जाएगा, और वो सर्कुलेटिंग करंट जो होगा वो क्या होगा, आपका एडी करंट। और वो जो सर्कुलेटिंग करंट आएगा वो अपने कॉज के ऑपोजिट आएगा। कॉज क्या है यहाँ पे, कॉज है आपका बाहर की तरफ फील्ड बढ़ रही है, तो ये जो सर्कुलेटिंग करंट आएगा ये जिधर को फील्ड बढ़ रही है उसके ऑपोजिट जनरेट होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस सर्कुलेटिंग करंट के कारण देखो, तो अगर आप अपना थंब पॉइंट करो तो ये सर्कुलेटिंग करंट ऐसे अंदर की तरफ क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सर्कुलेटिंग करंट के कारण यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि ये एडी करंट्स आ गए। अब ये जो एडी करंट्स हैं ये हीट लेके आएंगे, इन एडी करंट्स के कारण क्या जनरेट होगी, हीट, और वो हीट जो है वो अननेसेसरी लॉस लेके आएगी।
अब आप इस एडी करंट को कम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ये जो आपकी सॉलिड कोर है, ये जो सॉलिड कोर है, आप इस सॉलिड कोर को ऐसे गिवन स्ट्रिप्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। तो आप सॉलिड कोर की ऐसे स्ट्रिप्स बना दोगे। सॉलिड कोर की क्या करोगे, स्ट्रिप्स। तो जब आप सॉलिड कोर की, जैसे ये एक स्ट्रिप बन गई, फिर आपके पास ये दूसरी स्ट्रिप बन गई, फिर आपके पास ये तीसरी स्ट्रिप बन गई। तो आपने सॉलिड कोर को ऐसे स्ट्रिप्स में, ऐसे प्लेट्स में, इसको आपने ऐसे स्ट्रिप्स में, ऐसे थोड़ी मोटी मोटी थिक स्ट्रिप्स इसकी काट दी। तो आपने ये जब स्ट्रिप्स काटी, तो आपने क्या किया, अपनी तरफ से जितना हो सके ये थिकनेस कम रखनी है। जितनी थिकनेस कम रखोगे उतना बेटर। ऑब्वियसली जितनी थिकनेस कम रखोगे स्ट्रिप्स उतनी ज्यादा काटनी पड़ेंगी, सीधी बात। जितनी ये थिकनेस कम करोगे स्ट्रिप्स उतनी ज्यादा काटनी पड़ेंगी। और यहाँ पे आप अब क्या करोगे, आप वो जो स्ट्रिप्स बनेंगी उनके जो सरफेसेस होंगे उनके ऊपर करोगे लैमिनेशन। लैमिनेशन ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, एक पतला सा थिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जो है उस शीट के दोनों साइड पे। जैसे अगर आपके पास ये शीट है तो इस शीट के इधर भी और इधर भी दोनों साइड पे लैमिनेशन कर दोगे। और अब आप क्या करोगे, ये जितनी भी शीट्स बनी है इनको दोबारा जोड़ दोगे। इनको फिर दोबारा से क्या करोगे, आपस में जोड़ दोगे। और जब आप इनको आपस में जोड़ दोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा एक लैमिनेटेड कोर। क्या बन जाएगा, एक लैमिनेटेड कोर। तो आप यहाँ पे जब ये गिवन केस को देखोगे तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो गिवन एक शीट है, इस एक शीट को हम लैमिनेशन कहेंगे। और जब इन सारी शीट्स को आपस में जोड़ देंगे तो ये एक लैमिनेटेड कोर बन जाएगी। तो मेरे पास ये एक लैमिनेशन है, ये एक लैमिनेशन होगी, दिस इज वन लैमिनेशन। ये दूसरी लैमिनेशन होगी, ये दो लैमिनेशन। और मैं इनको आपस में जोड़ दूंगा। तो जोड़ने के बाद अब जब मैं ऐसे, ये फील्ड जा रही है, पास कर रही फील्ड, अब ये फील्ड आपकी पास कर रही है और ये वेरी कर रही है। तो आप क्या नोटिस करोगे कि ये जो एरिया फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस एरिया में जो सर्कुलेटिंग करंट है, देखो ये एरिया कम हो गया, देखो एरिया कम हो गया तो सर्कल में घूमना भी मुश्किल होगा। तो जब एरिया कम हो जाएगा तो सर्कल में, लूप में घूमना मुश्किल हो जाएगा। और जितना मैं इसको थिन कर दूंगा, इसको जितना मैं थिन कर दूंगा, मेरे एडी करंट्स उतने रिड्यूस हो जाएंगे। जितना ये मोटा है एडी करंट्स उतने ज्यादा होंगे, जितना ये थिन। तो हमने कहा कि इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइज करने का ये मेथड है। तो आप इसको थिन करी जाओ, और वो जो एरिया आपके फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, जितना उस फील्ड के परपेंडिकुलर वाला एरिया कम कर दोगे। अब यहाँ पे लैमिनेशंस के कारण जो करंट है वो दूसरी शीट में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे ये लैमिनेशन है, ये लैमिनेशन एक शीट का करंट दूसरे शीट में नहीं जाने देगा। तो ये सारी शीट्स आपस में जुड़ गई, और इनके अंदर अब एडी करंट्स जो हैं वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एडी करंट्स मिनिमाइज हो जाएंगे और इसमें अब ज़्यादा हीट नहीं आएगी। तो दिस इज हाउ यू कैन मिनिमाइज द एडी करंट्स। Heading though self-induction. Now, what do we mean by self-induction? Self-induction is the phenomena of production of opposing EMF in a coil when current through the coil changes. तो ये जो self induction है, this is the property of coiled wires. तो लेट से हमारे पास कॉइल, एक coiled wire है, we have this coil, and what we do is we pass the current in the coil such that the current in the coil is increasing, or we pass the current through the coil such that the current in the coil is decreasing.
So instead of a constant current, we are making varying current flow through the coil. Now what we observe is that when your current in the coil is increasing, जब coil में current increase कर रहा है, तो in the coil, इस coil के अंदर EMF is produced, and this EMF which is produced opposes the cause of the change in current. तो वो जो EMF आएगा वो EMF करंट के चेंज को अपोज करेगा. मीन्स कि राइट नाउ आपका करंट कॉइल में बढ़ रहा है, तो जो EMF यहाँ पर कॉइल के अंदर डेवलप होगा वो इस तरीके से होगा कि वो करंट को अपोज करेगा. मीन्स ये जो EMF है ये EMF करंट को बढ़ने से रोक रहा है. तो दिस विल बी द पोलैरिटी ऑफ द EMF इन द कॉइल when the current is increasing. तो अगर आप ध्यान से देखो तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये जो गिवन कॉइल है, इस कॉइल में जो EMF आएगा वो इस तरीके से करंट को अपोज करेगा. वो करंट को अपने में से पास करने से रोकेगा, करंट को अपने में इंक्रीज करने से रोकेगा. एंड इफ द करंट इज डिक्रीजिंग इन द कॉइल, अगर इस कॉइल में करंट जो है वो डिक्रीज कर रहा है, so in the coil EMF is produced, and that EMF produced will try to make the current flow through the coil. It will try that the current should not stop flowing, the current should not decrease. तो हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और करंट कम हो रहा है. तो अगर करंट कम हो रहा है तो हम क्या नोटिस करेंगे, ये जो कॉइल है वो भी इसी डायरेक्शन में करंट जनरेट करने के लिए EMF प्रोड्यूस करेगा. और यहाँ पर आपके पास ये जो EMF जनरेट हो रहा है, ये कॉइल के अंदर ये जो EMF जनरेट हो रहा है, दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. तो एक कॉइल में EMF जनरेट होना कब, जब उस कॉइल में करंट जो है वो चेंज होगा, और वो जो EMF जनरेट हो रहा है वो इस हिसाब से हो रहा है कि वो अपने ही कॉज को क्या कर रहा है, अपोज. कॉज अगर करंट बढ़ रहा है तो EMF करंट को बढ़ने से रोकेगा, और अगर करंट कम हो रहा है तो वो जो EMF है वो करंट को कम होने से रोकेगा. मींस वो EMF करंट को फ्लो करवाएगा. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन. तो इफ यू सी दिस फर्स्ट केस, अगर आप ये पहला केस देखो, अगर आप ये फर्स्ट केस देखो, तो यहाँ पे ये जो EMF डेवलप हुआ है, this EMF developed in the coil will oppose the growth of current. ये करंट के ग्रोथ को अपोज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है. तो यहाँ पे जो EMF आ रहा है कॉइल में वो करंट के ग्रोथ को अपोज कर रहा है. एंड इन सेकेंड केस, ये जो सेकेंड केस है, अगर मैं इस सेकेंड केस में देखूं तो यहाँ पे जो आपका EMF आ रहा है दैट विल अपोज द डिके ऑफ करंट. दिस इज ट्राइंग टू स्टॉप द डिके. करंट कम हो रहा है तो ये करंट को खुद फ्लो करवाएगा, तो इट अपोजेस द डिके ऑफ करंट. तो ये हमारे पास गिवन फिनोमेना है सेल्फ इंडक्शन का. और ये जो सेल्फ इंडक्शन है, दिस इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कॉइल्स. तो सेल्फ इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल्स. ये सेल्फ इंडक्शन आपको सिर्फ कॉइल्स में नजर आएगी. जहां पे भी लूप बने होंगे, जहां पे भी कॉइल्स होंगी, वहां पर हम इस सेल्फ इंडक्शन को ऑब्जर्व करेंगे. And this self-induction is also known as inertia of electricity. So we also call this property of self-induction as inertia of electricity. Now what do you mean by inertia of electricity? Inertia of electricity का क्या मतलब है? तो inertia of electricity देखो, हमने inertia पढ़ा हुआ है पहले +1 में. inertia का मतलब होता है inability of a body to change its state.
तो बॉडी की इनएबिलिटी टू चेंज इट स्टेट, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इनर्शिया। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि ये जो आपकी गिवन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट का जो चेंज आ रहा है, कॉइल उस चेंज को अपोज करेगी। कॉइल चाहेगी कि करंट कांस्टेंट रहे। कॉइल ऑलवेज वांट दैट द करंट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो कॉइल वांट्स दैट द करंट शुड रिमेन कांस्टेंट, एंड इफ द करंट विल इंक्रीज, the coil will try to oppose the increase of current, and if the current will decrease, the coil will try to increase the flow of current so that the current should remain constant. Now let us understand that why this is happening in a coil. एक coil में ऐसे क्यों हो रहा है? Suppose I consider a coil and this coil is of radius r. तो हम एक कॉइल ले रहे हैं और इस कॉइल का लेटर से रेडियस आर है, एंड हेयर आई कनेक्ट एन एक्सटर्नल सोर्स, दिस इज योर बैटरी विच आई कनेक्ट टू द कॉइल। तो ये कॉइल को मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V के कारण इसके अंदर ऐसे करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट फ्लो करने लग गया इन द कॉइल। तो जब ये करंट फ्लो करेगा इन द कॉइल, तो ये जो कॉइल के अंदर अगर मैं देखूं इनसाइड द कॉइल, तो एट द सेंटर हमने स्टडी किया है कि करंट कैरिंग कॉइल्स में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2r। तो ये हमने स्टडी किया हुआ है। और अगर इस कॉइल में कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो ये कैपिटल N से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मेरे पास एक कॉइल है और मैं उस कॉइल को स्टडी करता हूँ, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी ये वैल्यू होगी, और ये वैल्यू करंट के कारण आ रही है। तो जब ये करंट फ्लो करेगा इन द कॉइल तो उस करंट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखनी है तो आप डायरेक्शन कैसे देखोगे? ये आपके पास कॉइल है और इस कॉइल में ये करंट ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे ये करंट ऐसे जा रहा है। तो जब ये करंट ऐसे जा रहा है तो अपने राइट हैंड फिंगर्स, तो फिंगर्स को इनसर्कल करो, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? टुवर्ड्स राइट साइड। तो अगर थंब राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड। नाउ if I see the flux passing through this coil, अगर ये जो कॉइल है इस कॉइल के अंदर मैं यहाँ पे फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, ये वाली जगह में मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूँ, तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल विल बी इक्वल टू BA cos ऑफ थीटा। और अगर मैं यहाँ पे एरिया वेक्टर लूँ कॉइल का, तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर आएगा उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कॉइल के परपेंडिकुलर होगी। तो एरिया वेक्टर और फील्ड में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया? 0। 0 तो cos 0 यहाँ पे क्या आ गया? 1। अब यहाँ पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि मेरा जो गिवन फील्ड है वो जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस करंट के ये वाली फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे इफ आई कीप दिस करंट एज स्टेडी करंट, अगर मैं ये करंट को स्टेडी रखूं, कांस्टेंट रखूं, तो इफ दिस आई इज कांस्टेंट, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रही है। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई तो मेरा फ्लक्स भी क्या हो गया? कांस्टेंट। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो फिर योर EMF इज माइनस d∅/dt, एंड इफ EMF इज माइनस d∅/dt तो फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ये d∅/dt क्या आ गया? 0। नो EMF इज इंड्यूस्ड, नो EMF इज इंड्यूस्ड, कोई EMF जो है वो यहाँ पे डेवलप नहीं होगी। नो EMF इज इंड्यूस्ड। कब? जब जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वो करंट क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन अब मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ पे जो करंट है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे?
ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, ये बैटरी है, इस एक्सटर्नल वोल्टेज को मैंने इंक्रीज किया। जब मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज को इंक्रीज किया तो मेरी जो करंट की वैल्यू है ये अब कांस्टेंट नहीं रही। अब मेरा करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज। अब करंट इंक्रीज करने लग गया। करंट अगर इंक्रीज करेगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी? इंक्रीज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो आपका फ्लक्स भी क्या करेगा? इंक्रीज। तो अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो आपका गिवन कॉइल है, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स विल स्टार्ट चेंजिंग, and when the magnetic flux will start changing, EMF is induced, and that induced EMF is minus d phi by dt। तो इस कॉइल के अंदर एक EMF आएगा। अब देखो, एक तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज आप लगा ही रहे हो, एक ये तो वोल्टेज आप लगा ही रहे हो, पर इसके अलावा एक और EMF इंड्यूस होगा जो कॉइल के अंदर होगा। और ये जो EMF इंड्यूस होगा वो अपने कॉज के ऑपोजिट होगा। तो ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है? माइनस साइन आपको बता रहा है कि जो EMF इंड्यूस होगा वो अपने कॉज के ऑपोजिट होगा। कॉज क्या है? कॉज है फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो EMF आएगा वो कोशिश करेगा कि ये करंट क्या करे? डिक्रीज करे। तो दिस EMF विल ट्राई टू डिक्रीज द करंट। और ये जो EMF आया है, ये EMF कॉइल के अंदर आया है। और ये जो EMF आया है, इस चीज को मैं सेल्फ इंडक्शन कहता हूं। ये आपका सेल्फ इंडक्शन कि आपके कॉइल में अगर तो करंट कांस्टेंट है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब करंट कांस्टेंट था तो कोई अंदर EMF डेवलप नहीं हुआ। पर जब कॉइल के अंदर करंट बदल रहा है तो उस करंट के बदलने के कारण कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है करंट के कारण। और जब मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स बदल रहा है। और जब फ्लक्स बदल रहा है तो EMF आ रहा है। और वो जो EMF आ रहा है वो अपने कॉज के ऑपोजिट आ रहा है। और कॉज यहाँ पे है करंट का इंक्रीज होना। तो यहाँ पे इस कॉइल में जो EMF आएगा वो इस करंट को इंक्रीज करने से रोकेगा। तो यहाँ पे एक EMF डेवलप होगा और वो इस करंट को बढ़ने से रोकेगा। एंड अगर बाय चांस मैं यहाँ पर ये जो गिवन V है, अगर मैं इस गिवन V को लेटर से डिक्रीज करता हूँ, तो ये जो सेल है इसकी वोल्टेज को मैंने कम किया, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि अब करंट इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज होगा। जब करंट डिक्रीज होगा तो मेरी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के डिक्रीज होने के कारण डिक्रीज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने से मेरा फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। और जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो जो EMF आएगा वो अपने कॉज के ऑपोजिट आएगा, क्योंकि कॉज माइनस का मतलब अपने कॉज के ऑपोजिट आएगा। और कॉज यहाँ पे क्या है? कॉज है करंट का डिक्रीज होना। तो जो EMF आएगा वो इस करंट को बढ़ाएगा। ये जो EMF आएगा, ये EMF इस तरीके से आएगा कि वो इस करंट को बढ़ाएगा, उसको डिक्रीज होने से रोकेगा। तो ये जो EMF आ रहा है, इस EMF के आने वाली प्रॉपर्टी को कॉइल के अंदर इस EMF के आने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? सेल्फ इंडक्शन नाम देते हैं। तो अब ये अंडरस्टैंड करना है कि एक कॉइल है, कॉइल में करंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो सेल्फ इंडक्शन नहीं होगी। कॉइल है, कॉइल में करंट वेरी कर रहा है, तो जब कॉइल में करंट वेरी कर रहा है तो सेल्फ इंडक्शन होगी। और सेल्फ इंडक्शन क्या है? कि करंट के कारण कॉइल के अंदर एक EMF आएगा, पर चेंजिंग करंट के कारण आएगा। और अगर करंट बढ़ रहा है तो वो EMF बढ़ने से करंट को रोकेगा, और अगर वो करंट कम हो रहा है तो वो EMF करंट को इंक्रीज करेगा। और उस EMF की कोशिश ये रहेगी कि करंट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो ये हमारा गिवन कंसेप्ट है। तो चेक करो, ये समझ में आया कि सेल्फ इंडक्शन क्यों आ रही है, ये EMF कैसे डेवलप हो रहा है। नाउ वी हैव वन एक्सपेरिमेंट
टू शो दिस सेल्फ इंडक्टेंस, हमारे पास लेट अस से दो बल्ब्स हैं. So we have two bulbs with us. One is bulb B1 and another is bulb B2. These are two identical bulbs. मेरे पास दो एक जैसे बिल्कुल एक जैसे bulbs हैं. We have two identical bulbs, B1 and B2. What we do is we connect this B1 bulb to a resistor. इसको हमने एक resistor के साथ connect किया. And we connect this B2 bulb to a coil. इसको हमने एक कॉइल के साथ कनेक्ट किया. एंड ये दोनों बल्ब्स जो हैं इनको अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस देना है. तो हमने यहाँ पे इनको पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए ये एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया. वी कनेक्टेड विद अ सेल एंड हियर देयर आर टू कीज, दो स्विच हैं. वन इज K1 एंड अनदर इज K2. तो यहाँ पे दो स्विच हैं K1 एंड K2. तो ये हमारा गिवन सर्किट हमने बनाया. नाउ इनिशियली व्हाट वी डू इज इनिशियली वी प्रेस K1 ऑन एंड K2 इज केप्ट ऑफ. तो हम इनिशियली क्या करेंगे, K1 को ऑन कर देंगे और K2 को हमने ऑफ ही रखा हुआ है. जब हम K1 को ऑन करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे कि K1 से ये करंट, क्योंकि पॉजिटिव ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा. अब ये दो पार्ट्स में करंट ब्रेक हो जाएगा और जब ये करंट दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा तो आपका ये करंट ऐसे फ्लो करेगा. नाउ ऑब्जर्वेशन, अब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करेंगे. In case of bulb B1, what we observe is that your bulb, जो B1 bulb है, which is connected to the resistor, that glows bright instantly. तो ये जो B1 bulb है ये instantly bright हो जाता है, उसी वक्त bright हो गया. जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही आपने इस K1 को ऑन किया, ये जो बल्ब है ये उसी वक्त ब्राइट हो गया. इट बिकम्स ब्राइट इंस्टेंटली. बट इफ आई सी दिस B2 बल्ब विच इज कनेक्टेड टू द कॉइल, ये जो B2 बल्ब जो कॉइल के साथ सीरीज में है, व्हेन वी सी दिस B2 बल्ब, व्हाट ही नोटिस इज दैट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब slowly increases and becomes maximum after some time, and then it remains maximum. It slowly increases and becomes maximum after some time. धीरे धीरे इंक्रीज करती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, और फिर मैक्सिमम होने के बाद वो मैक्सिमम ही रहती है, वो मैक्सिमम ही रहती है. अब दोनों में देखो फर्क है. जो बल्ब B1 है वो उसी वक्त ब्राइट हो गया और जो बल्ब B2 है उसको ब्राइट होने में टाइम लग रहा है. तो जो बल्ब B1 है वो उसी वक्त ब्राइट हो गया और B2 जो है वो धीरे धीरे ब्राइट हुआ. अब ये धीरे धीरे ब्राइट क्यों हुआ, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो ये धीरे धीरे इसलिए ब्राइट हुआ क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो सर्किट है, स्टार्टिंग में दोनों बल्ब में जो करंट था वो करंट 0 था. और आपने जैसे ही की को ऑन किया, ये K1 की को ऑन किया, वैसे ही दोनों बल्ब में करंट फ्लो करना शुरू हो गया. तो ये जो बल्ब B1 है इसमें करंट हो गया 0 टू मैक्सिमम. मैक्सिमम का मतलब जैसे करंट 5 एम्पियर फ्लो करना है तो पहले 0 था और 0 से अब कितना हो गया 5 जस्ट समझाने के लिए. तो करंट 0 से मैक्सिमम हो गया. यहाँ पर क्या है, ये वाले बल्ब में क्या है कि करंट ने 0 से मैक्सिमम होना है, पर जब करंट 0 से मैक्सिमम होगा तो इस कॉइल में करंट चेंज होगा और वो बढ़ेगा. तो इस कॉइल में जो करंट है, जो I है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज. और अगर इस कॉइल में करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये कॉइल क्या करेगा,
ये कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ डेवलप करेगा, ये कॉइल अपने अंदर एक ईएमएफ डेवलप करेगा, मतलब इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस इस हिसाब से आएगा कि वो करंट को इंक्रीज होने से रोकेगा, वो करंट को रोकेगा कि करंट इंक्रीज ना हो, वो करंट को स्लो करेगा। तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, करंट की वैल्यू इसलिए धीरे धीरे बढ़ रही क्योंकि ये कॉइल करंट को इंक्रीज होने से क्या कर रही है, रोक रही है। हाँ, बैटरी को काम करना पड़ रहा है, बैटरी करंट को पुश कर रहा है कि जा करंट जा, और ये जो कॉइल है वो करंट को बढ़ने से क्या कर रही है, रोक रही है। तो जब ये कॉइल करंट को बढ़ने से रोक रही है तो इस कॉइल में करंट जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो बल्ब इसके साथ सीरीज में है, तो बल्ब में भी करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, और जब वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो बल्ब विल ग्लो ब्राइटर स्लोली, क्योंकि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ब्राइटनेस भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा, अब ऐसे बढ़ते 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 एक टाइम आएगा जब यहाँ पे जो आई है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो ये ईएमएफ आना बंद हो जाएगा, तब इस कॉइल में कोई ईएमएफ नहीं आएगा, और उस टाइम जो आपकी गिवन इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उसके बाद और ब्राइटनेस चेंज नहीं होगी, और कॉइल अब आपके करंट को कुछ नहीं करेगा, वो करंट जैसे पास हो रहा है उसको होने देगा। नाउ व्हाट यू डू इज यू नाउ प्रेस द की K1 ऑफ। अब आपने ये K1 को ऑफ कर दिया, इसको आपने ओपन कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, एंड उसी वक्त सेम टाइम K2 इज ऑन, तो आपने K2 को ऑन कर दिया, आपने उल्टा कर दिया। अब आप क्या नोटिस करोगे कि आपने वो जो की जो आपकी लगी हुई थी विद योर बैटरी, ये देखो जो बैटरी के साथ लगी हुई थी की, वो ओपन कर दी, तो अब इस बैटरी से करंट निकलना बंद हो गया, अब इस बैटरी से करंट निकलना बंद हो गया। अब जैसी बैटरी, क्योंकि बैटरी का कनेक्शन आपने देखो ओपन कर दिया, तो जैसी बैटरी से करंट निकलना बंद हो गया तो आपने अब क्या नोटिस किया, अब आपने नोटिस किया कि जो B1 बल्ब है, ये वाला बल्ब, दैट इंस्टेंटली स्टॉप्स ग्लोइंग, तो ये जो बल्ब है ये इंस्टेंटली स्टॉप्स ग्लोइंग, तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो उसी वक्त जीरो होगी, इट इंस्टेंटली स्टॉप्स ग्लोइंग, तो B1 के अंदर लाइट आनी उसी वक्त बंद होगी, कब, जैसे ही आपने ये K1 को जैसे ही ऑफ किया तो लाइट आनी बंद होगी। बट व्हेन आई सी दिस B2, जब मैं इस B2 बल्ब को देखूंगा, इस B2 को, तो व्हाट आई नोटिस इज दैट इन B2 the brightness of the bulb will slowly decrease, brightness of bulb will slowly decrease, तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, एंड देन इट विल बिकम ऑफ, तो फिर बल्ब की लाइट जो है वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी, तो इट विल स्लोली डिक्रीज, एंड आफ्टर सम टाइम will stop glowing, so after some time it will stop glowing। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बल्ब जो कॉइल के साथ जुड़ा है, इसके अंदर उसी वक्त जो गिवन करंट है वो खत्म नहीं हुआ, तभी तो थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा है, उसको अभी भी करंट मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ, तो हमने क्या नोटिस किया कि जब आपने ये की ओपन की यहां से, तो करंट जो है वो मैक्सिमम से क्या हो गया, 0, तो यहाँ पे इस गिवन बल्ब में करंट मैक्सिमम से 0, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे कि करंट क्या करने लग गया, डिक्रीज। अच्छा, कॉइल में जैसे ही करंट डिक्रीज होने लगा तो कॉइल की हमने क्या कहा था, प्रॉपर्टी है कि वो करंट को अपने अंदर डिक्रीज होने से रोकेगा, तो कॉइल ने अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट किया, ये कॉइल ने अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट किया, और वो जो ईएमएफ जनरेट किया उस ईएमएफ के कारण ये देखो करंट फ्लो करने लग गए, ये ईएमएफ के कारण। तो ये जो बल्ब है उसको करंट अब बैटरी से नहीं मिल रहा, उसको करंट अब कहां से मिल रहा है, कॉइल से,
और कॉइल से क्यों करंट मिल रहा है? क्योंकि कॉइल के अंदर ईएमएफ आ गया है। और कॉइल के अंदर ईएमएफ क्यों आया है? क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है कॉइल में, और जब कॉइल में करंट डिक्रीज हो रहा है तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स कम होने से कॉइल के अंदर एक ईएमएफ आ रहा है। वो जो ईएमएफ आ रहा है वो ईएमएफ करंट को जनरेट कर रहा है। और इस टाइम जो ईएमएफ अपने कॉज के ऑपोजिट है। कॉज क्या है? करंट का कम होना। तो ये कॉइल करंट को कम होने से रोकेगा, ये कॉइल करंट को फ्लो करवाएगा। और जब ये कॉइल करंट को कम होने से रोकेगा, जब ये कॉइल करंट को फ्लो करवाएगा, तो आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि B2 को अभी भी थोड़ा थोड़ा करंट मिलेगा। और जब ये करंट जो है वो मैक्सिमम से 0 हो जाएगा, तो फिर उसके बाद ईएमएफ जनरेट होना बंद हो जाएगा। तो फिर इस बल्ब में से करंट आना बंद हो जाएगा, इस बल्ब को करंट मिलना बंद हो जाएगा, इसमें जो इस बल्ब का जो ग्लो होना है वो बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो बल्ब कॉइल के साथ लगा है उसको ऑन होने में और पूरी तरह ब्राइटनेस लेने में थोड़ा टाइम लगा। फिर एक बार वो पूरा ब्राइट हो गया तो फिर ब्राइट ही है। और फिर जब आपने उसको पीछे से करंट बंद किया तो जो कॉइल के साथ बल्ब लगाया उसने उसी वक्त ऑफ नहीं हुआ, उसको थोड़ा टाइम लगा अपनी गिवन ग्लो को खत्म करने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा करंट अभी भी मिल रहा है। और वो करंट उसको कहाँ से मिल रहा है? कॉइल से मिल रहा है। तो ये जो कॉइल की प्रॉपर्टी है, ये कॉइल अपने अंदर ईएमएफ जनरेट करती है, और वो ईएमएफ अपने चेंजिंग करंट के ऑपोजिट करती है। इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब सेल्फ वर्ड क्यों किया है? अगर आप ध्यान से देखो ये सेल्फ वर्ड क्यों किया है। अगर आपको जो अभी पीछे मैंने डिस्कस किया था एग्जांपल, अगर मैं ये कॉइल लूं तो इस कॉइल के अंदर मैंने करंट फ्लो करवाया, कॉइल में करंट फ्लो करवाया, जैसे ये कॉइल है तो इस कॉइल में करंट फ्लो करवाया, और करंट को हमने कर दिया चेंज। करंट को क्या कर दिया? चेंज। तो करंट को चेंज करने से वो जो करंट कॉइल में फ्लो कर रहा था, वो जो करंट किस में फ्लो कर रहा था? कॉइल में। उसी करंट के चेंज होने के कारण कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हुई, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ आई, और वो ईएमएफ उसी कॉइल में ऑपोजिट डायरेक्शन में आई। तो वही कॉइल है, उसी कॉइल में करंट बदल रहा है, उसी कॉइल में करंट के बदलने से उसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है, और उसके कारण कॉइल में एक ईएमएफ आ रहा है, वही वाली कॉइल में एक ईएमएफ आ रहा है जो अपने कॉज को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसलिए हम इसको सेल्फ वर्ड कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन क्योंकि इंड्यूस्ड करंट आ रहा है, तो सेल्फ इंडक्शन। तो ये हमारा गिवन कॉइल्स के अंदर हम सेल्फ इंडक्शन जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो ये क्लियर है कि कैसे यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन हो रही है। अब लेट अस से मैं एक कॉइल लेता हूँ, लेट अस कंसिडर कॉइल। तो हमारे पास ये एक कॉइल है, और इस कॉइल में हमने लेट अस से करंट को फ्लो करवाया। तो देखो जब आप इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो करवा रहे हो, तो कोई भी कॉइल है, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, जैसे ये मेरे पास कॉइल है, तो इस कॉइल में अगर मैं ये करंट आई फ्लो करवा रहा हूँ, तो इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होगी? म्यू नॉट आई बाय टू आर। ये हमने पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में पढ़ा हुआ है, वेयर आर इज व्हाट? आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एन टर्न्स दे दूँ, इसमें एक से ज़्यादा टर्न्स दे दूँ, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं सोलेनॉइड ले लूँ, ऐसे लॉन्ग सोलेनॉइड ले लूँ, ऐसे लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग स्मॉल एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और इसमें अगर मैं करंट फ्लो कराऊँ तो इसके एक्सिस के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो म्यू नॉट एन इंटू आई होगी। तो आप कोई भी रिलेशन ले लो, चाहे सोलेनॉइड ले लो, चाहे कॉइल विद एन टर्न्स ले लो, चाहे सिंगल कॉइल ले लो, कोई भी अगर आप कॉइल का अरेंजमेंट लोगे, तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स वो होता है बी ए कॉस थीटा। तो आपका जो फ्लक्स है वो फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कॉइल में जो फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपका जो फ्लक्स है वो फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और जो फील्ड है वो कॉइल में करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी कॉइल हो, चाहे वो सिंगल टर्न, एन टर्न, सोलेनॉइड, कोई भी कॉइल हो, तो हम उस कॉइल में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो करंट के प्रोपोर्शनल होगी, और उस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल कैरिंग करंट आई, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil carrying current I is directly proportional to the current flowing through it. तो कोई भी कॉइल है, उस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो होने से उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो उस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारा गिवन रिलेशन आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल का। अब ये जो गिवन अरेंजमेंट है इसमें अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं, इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी, we'll introduce constant, and that constant is your coefficient of self induction। तो ये जो constant हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, this constant is known as coefficient of self induction, or we can simply call it as self inductance। तो ये जो L यहाँ पे आ रहा है, ये जो L आ रहा है, this L is known as what is known as coefficient of self induction, और it is known as self inductance। तो ये जो L है, ये L यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के आया। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मेरे पास सपोज ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल होगी, फिर मेरे पास एक ये कॉइल है, ये मेरे पास लेटर से दूसरी कॉइल होगी। अब अगर आप दोनों कॉइल्स में देखो फर्क क्या है, तो जो आप पहली कॉइल देख रहे हो उस पहली कॉइल में जो ये एरिया है, एरिया ऑफ द टर्न, ये कम है, और दूसरी कॉइल जो आप देख रहे हो उसमें जो एरिया ऑफ द टर्न है वो एरिया ऑफ द टर्न क्या है, ज़्यादा है। तो जब एरिया ऑफ टर्न कम है, ये पहली कॉइल में एरिया ऑफ टर्न कम है, दूसरी कॉइल में एरिया ऑफ टर्न ज़्यादा है। ऐसे अगर मैं एक और कॉइल ले लूँ, तो ये जो कॉइल मैं ले रहा हूँ इस कॉइल में मैंने देखो टर्न्स बहुत ज़्यादा दे दिए, एक लॉन्ग कॉइल बना दी। अब ये तीनों अलग अलग कॉइल्स हैं। तीनों कॉइल्स में अगर मैं सेम करंट फ्लो कराऊं, तो तीनों कॉइल में सेम फ्लक्स नहीं आएगा। तीनों कॉइल में, पहली कॉइल में जो फ्लक्स है, दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स है, तीसरी कॉइल में जो फ्लक्स है, वो अलग अलग आएगा। वो अलग अलग इसलिए आएगा क्योंकि तीनों कॉइल्स की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डिफरेंट है। तीनों कॉइल्स की सेल्फ इंडक्टेंस डिफरेंट है क्योंकि तीनों कॉइल्स की शेप में, साइज में, नेचर में फर्क है। ये जो आपकी सेल्फ इंडक्टेंस होती है वो कॉइल जो आप ले रहे हो उस कॉइल की ज्योमेट्री पे, कॉइल की कंडीशंस पे, कॉइल कैसी है उस पर डिपेंड करती है। अगर मैं यहां पे देखो करंट डबल कर दूं, अगर मैं ये करंट डबल कर दूं तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि ये जो मेरा फ्लक्स है ये भी डबल हो जाएगा। अगर मैं ये देखो करंट को डबल कर दूं, तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि मेरा जो फ्लक्स है वो भी डबल हो जाएगा। अगर मैं करंट को डबल कर दूं तो मैं नोटिस करूंगा कि मेरा जो फ्लक्स है वो डबल हो गया। तीनों में करंट को डबल किया, फ्लक्स डबल हो गया। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स है, फ्लक्स वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीनों में आपने करंट को डबल किया, फ्लक्स डबल हो गया। लेकिन तीनों कॉइल में फ्लक्स अलग अलग आ रहा है क्योंकि तीनों की सेल्फ इंडक्टेंस डिफरेंट है, और सेल्फ इंडक्टेंस जिसमें ज्यादा होगी उसमें फ्लक्स ज्यादा आएगा फॉर सेम करंट। अगर मैं ये करंट सेम रखूंगा तो जिसका ये लार्ज होगा उसमें ज्यादा फ्लक्स जो है वो क्या होगा, ज्यादा फ्लक्स जो है वो लिंक होगा, उसमें ज्यादा फ्लक्स आएगा।
और ये याद रखना है कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है, दिस डज नॉट चेंज विद द करंट। ये मैं करंट को बदल रहा हूं तो ये सेल्फ इंडक्टेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा। सेल्फ इंडक्टेंस पे जो फर्क पड़ेगा वो कॉइल के साथ जब कुछ छेड़ोगे, कॉइल की लेंथ बढ़ाओगे, कॉइल का एरिया बढ़ाओगे, कॉइल के साथ जब कुछ छेड़ोगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बदलेगी। करंट को चेंज करने से सेल्फ इंडक्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो विद चेंज इन करंट योर एल विल रिमेन कांस्टेंट। करंट के चेंज होने से एल नहीं बदलेगा बिकॉज एल यहां पे कांस्टेंट है। तो यहां पे हम क्या नोटिस करेंगे, दैट विद चेंज in I, L remains constant. That is your L does not change. तो L यहाँ पे एक गिवन कॉइल के लिए फिक्स्ड, कॉइल बदलोगे L बदलेगा, पर एक गिवन कॉइल के लिए L फिक्स्ड रहेगा। तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस सेल्फ इंडक्टेंस? तो सेल्फ इंडक्टेंस की अगर हम डेफिनेशन लें तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by virtue of which it opposes any change in the amount of current flowing through it. The property of coil by virtue of which it opposes any change in the amount of current flowing through it is called self inductance of the coil. तो self inductance का क्या मतलब है कि एक coil की वो property जिसके कारण वो जो कॉइल है वो अपने अंदर करंट के चेंज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस कह रहे हैं। और हम उस सेल्फ इंडक्टेंस को किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल के साथ। एंड दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसकी एसआई यूनिट हेनरी है, वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। तो एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। तो अगर मेरे पास कोई एक कॉइल है और मैं इस कॉइल में करंट आई फ्लो करवाता हूं, तो इस कॉइल में जो फ्लक्स आ रहा है वो आ गया एल इंटू आई। एल इस कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे ईएमएफ देखना चाहता हूँ तो ईएमएफ इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस डी डी टी ऑफ एल इंटू आई। अब हमने क्या कहा था कि आप विद टाइम करंट चाहे बदल लो पर एल यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एल यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो ये जो एल है ये बाहर आ गया, तो ये आ गया माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। एंड दिस माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इज द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। तो ये आपका वो ईएमएफ है जो कॉइल में इंड्यूस होगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil due to self induction। तो सेल्फ इंडक्शन के कारण कॉइल में जो ईएमएफ आएगा ये वो ईएमएफ की वैल्यू है। अच्छा देखो, अगर ये आई जो है ये कांस्टेंट है, देखो अगर ये आई कांस्टेंट है तो आप ध्यान से नोटिस करो, अगर आई कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी क्या होगा? जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट जीरो। और अगर डी आई बाई डी टी जीरो तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और अगर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो वो जो कॉइल है वो सेल्फ इंडक्शन शो नहीं करेगी। देयर विल बी नो सेल्फ इंडक्शन बाय द कॉइल। वाई? क्योंकि ईएमएफ ही नहीं आएगी। और वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि करंट क्या है? कांस्टेंट। तो हमने स्टार्टिंग में यही कहा था कि अगर कॉइल में करंट कांस्टेंट है तो सेल्फ इंडक्शन आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन आपको तभी नजर आएगी जब कॉइल में करंट चेंज होगा। अगर अब मैं यहाँ पे करंट को लेटेस से इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं करंट को इंक्रीज करता हूँ तो मेरा डी आई बाई डी टी जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहे हो तो चेंज इन करंट पॉजिटिव होगा। और ये जो ईएमएफ है ये मेरा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा
और जब इसको मल्टीप्लाई करो तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा। और ईएमएफ नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि ये जो ईएमएफ आएगा वो आपके गिवन सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करेगा। जो ईएमएफ आ रहा है वो आपके गिवन सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। और अगर लेट से मेरा जो आई है वो डिक्रीज कर रहा है सर्किट में, तो अगर मेरा आई सर्किट में डिक्रीज कर रहा है तो फिर मेरा डी आई बाई डी टी ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि डी आई मतलब चेंज इन करंट। तो चेंज इन करंट, अगर करंट कम हो रहा है, कोई चीज अगर कम हो रही है, कोई चीज 5 से 4 हो रही है, 5 से 4 हो रही है, तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो जब करंट कम होगा, जब करंट कम होगा तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो चेंज इन करंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। और अच्छा, चेंज इन करंट अगर ये चीज नेगेटिव हो जाएगी तो ईएमएफ आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ईएमएफ पॉजिटिव आने का मतलब कि वो जो ईएमएफ आएगा वो करंट को फ्लो करवाएगा, वो करंट की डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे इन केस ऑफ योर गिवन कॉइल्स। तो ये गिवन कॉइल्स के अंदर ये हम गिवन फिनोमेना जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो ये बात क्लियर है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ योर सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एंड व्हाट इज द ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के कारण ये हमारी ईएमएफ आ रही है।